नमस्कार साथियों, प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास किन्हीं कारणों नहीं आयोजित हो पाई और आज हम उन इतिहास की उन घटनाओं के विषय में जानेंगे, उन छोटी छोटी संस्कृतियों के विषय में जानेंगे जिनके विषय में आपने केवल सुना मात्र होगा, विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया होगा। क्योंकि हम आद्य इतिहास काल में सिर्फ मोटा मोटा सिंधु सभ्यता के विषय में जान लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि आद्य इतिहास काल के अंतर्गत ही बहुत सारी अन्य संस्कृतियां भी रही हैं। आज हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। आज की हमारी क्लास आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऐसा काल जिसका लिखित विवरण तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उसे हम डिकोड नहीं कर सके हैं, उसे हम पढ़ नहीं सके हैं। उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल के विषय में पिछली क्लासेस सारी रही। पाषाण काल के विषय में आपने जाना कि जो पाषाण काल है वो, उसका नाम पाषाण काल क्यों है? क्योंकि वो इसलिए है कि उस समय सारे औजार पत्थरों के बनाए जाते थे और पत्थरों के औजारों से ही सारा काम होता था। सब कुछ पत्थरों पर निर्भर था, इसलिए उस काल का नाम पाषाण काल है। और यह आद्य ऐतिहासिक काल है जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन उसे हम डिकोड नहीं कर सके हैं, उसे हम पढ़ नहीं सके हैं। आद्य इतिहास काल में पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं का युग प्रारंभ हुआ। धातु तो समझते ही हैं आप, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, जस्ता, टिन, ये सब धातुएं हैं। तो धातुओं का युग प्रारंभ हुआ कब? जब पाषाण काल खत्म हो गया, जब पत्थरों के औजारों का उपयोग बंद हो गया, तो लोगों ने फिर धातुओं के औजार बनाने प्रारंभ कर दिए, जिसमें धातुओं के औजारों के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का प्रचलन भी था। लेकिन पत्थर के उपकरण अब अधिक पॉलिशदार आने लगे थे और चिकने आने लगे थे, और पत्थरों के उपकरणों की उतनी उपयोगिता नहीं रही थी। इसलिए इस युग को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल भी कहा जा सकता है। इस युग को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल भी कहा जा सकता है। धातु काल यानी धातु का युग। काल से अभिप्राय समय से है। भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती। जितनी भी भारत की ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियां हैं, वे समस्त संस्कृतियां जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आद्य इतिहास काल के अंतर्गत आती हैं। ऐसा इतिहास जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर सके हैं। आद्य इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति की भी गणना की जाती है। जो वैदिक संस्कृति है, जिनमें ऋग्वैदिक काल है, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पहले है, फिर वैदिक संस्कृति है समय काल के अनुसार। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति भी आद्य इतिहास काल की है। गैरिक एवं चित्रित धूसर मृदभांड या मिट्टी के बर्तन इस काल से संबंधित हैं। भारत की बृहत पाषाणिक समाधि संस्कृति, ये संस्कृतियों के नाम हैं। बृहत पाषाणिक समाधि संस्कृति एवं लौह संस्कृति आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ताम्र भंडार के मृदभांड में कृष्ण एवं लोहित मृदभांड की अधिकता देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करेंगे, ये हमारी छोटी छोटी संस्कृतियों के विषय में थोड़ी सी चर्चा थी। आगे हम बात करेंगे ताम्र पाषाण काल के विषय में। अब क्योंकि मानव ने सबसे पहले कोई धातु खोजी तो वो तांबे के बाद ही उसने लोहा खोजा और अन्य धातुओं की खोज हुई। लेकिन मानव की सबसे पहली अगर धातुई खोज थी तो वो लोहा थी, और लोहा आज का युग में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली धातु है। जैसे कि पाषाण युग में पत्थरों का उपयोग होता था, तो वर्तमान में लोहे का उपयोग हो रहा है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, इनके विषय में जानते हैं। इस काल में
मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग करता था। उपकरण से अभिप्राय औजार से है। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ग्राम्य संस्कृतियां हैं। जितनी भी ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियां हैं या ताम्र पाषाण के समय की संस्कृतियां हैं, कोई भी संस्कृति नगरीय नहीं है। समस्त संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां हैं। प्रत्येक ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति की अपनी विशिष्ट मृदभांड परंपरा है। मृदभांड मिट्टी के बर्तन को कहा गया है, उनकी अपनी मृदभांड परंपरा है। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। याद रखिए, बहुत ही उपयोगी फैक्ट है ये कि 5000 वर्ष पहले मनुष्य ने तांबे का उपयोग किया पहली बार। अब हम ताम्र पाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियों का विवरण देखते हैं। कौन सी संस्कृति कहां से मिली। हमने आपको बताया था कि हम इतिहास विषय में जो ऑडियो और सीरीज लाए हैं, इस सीरीज में समग्रता से प्राचीन इतिहास का विवरण देखेंगे, वर्णन देखेंगे, जिससे आपका कोई ऐतिहासिक पक्ष छूट कर न जाए और आपको इतिहास में एक मजबूती हासिल हो और परीक्षा में आपसे कोई प्रश्न न छूटे। ये सेक्शन अधिकतर लोग या तो पढ़ाते नहीं हैं या फिर उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाता है उनके अनुकूल। तो हम ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियां हैं छोटी छोटी, इनके विषय में जानेंगे। यह क्लास यूजीसी नेट और पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों को कई भागों में बांटा गया है। पहला, अहाड़ बनास की ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक थी। पहली संस्कृति है अहाड़ बनास की ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो 2100 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक थी। लगभग 600 वर्ष तक अहाड़ बनास संस्कृति रही। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित अहाड़ नामक पुरा स्थल में सन 1952 से 54 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खुदाई के फलस्वरूप सर्वप्रथम इस ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। यह अहाड़ बनास संस्कृति की खोज इन्होंने की थी। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। जो अहाड़ नामक नदी के तट पर स्थित है, जिसे अहाड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में स्थित अहाड़ नामक स्थल को स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले थे। इसी कारण अहाड़ को ताम्रवर्ती या ताम्बवती भी कहा जाता है। जो अहाड़ संस्कृति है, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के तट पर स्थित गिलुंड का उत्खनन 1959 और 60 ईस्वी में बीबी लाल महोदय ने करवाया था। बनास नदी पर स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा गया है। अहाड़ बनास संस्कृतियां अलग अलग है, दोनों अलग है। एक अहाड़ नदी पर है इसलिए इसे अहाड़ संस्कृति कहा गया, दूसरी बनास नदी पर है तो इसलिए उसे बनास संस्कृति कहा गया। अहाड़ संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं अहाड़, बालाथल, गणेश्वर तथा गिलुंड। अहाड़ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है? श्वेत यानी सफेद चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सफेद रंग के चित्रित यानी चित्र किए हुए मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। अहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंड, अगली संस्कृति है गिलुंड। गिलुंड इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। ये जो गिलुंड है ये
आहार संस्कृति का केंद्र माना गया है, मुख्य केंद्र माना गया है या राजधानी मानी गई है। माफी चाहेंगे। ईंटों के निर्माण के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, आहार संस्कृति से। और कोई साधारण ईंटें नहीं, यहाँ पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। आहार संस्कृति के अंतर्गत तांबे की बनी कुल्हाड़ियां, चूड़ियां तथा पतले पत्तर या चादरें प्राप्त हुई हैं। गिलुंड के अलावा बालाथल भी एक दुर्ग बंद बस्ती थी। दुर्ग का मतलब किला होता है और बंद जानते ही हैं आप। आहार संस्कृति की बाकी सामान्य बस्तियों की तुलना में इन बस्तियों का चरित्र इस संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि गिलुंड और बाला स्थल मुखिया तंत्र के क्षेत्रीय केंद्र थे। आहार संस्कृति के 3 चरणों में और दूसरे और तीसरे चरण में लोहे के 12 सामान मौजूद है। पहले चरण में तांबे के सामान मिले हैं और दूसरे और तीसरे चरण में लोहे के भी मिले हैं। किसी भी संस्कृति के कई चरण में होते हैं, कई चरण में बटी हुई होती हैं। अब हम एक नई संस्कृति के विषय में जानने जा रहे हैं। अभी हमने आहार और बनास संस्कृतियों के विषय में जाना, जिनका मुख्य केंद्र गिलुंड था, जिनके मृदभांड सफेद रंग के और चित्रित थे। अब हम जो अगली संस्कृति के विषय में जानने जा रहे हैं, उस संस्कृति का नाम है कायस्थ या ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जो 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक थी। लगभग 200 वर्षों का इतिहास इस संस्कृति में है। और इन 200 वर्षों में इस संस्कृति में क्या उपलब्धियां हासिल की मानव ने, उसके विषय में हम जानेंगे। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को नवदा टोली या ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा। जो मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, उसको नवदा टोली या ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित नवदा टोली और महेश्वर के उत्खननों से सर्वप्रथम संस्कृति का विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ है। प्रमुख स्थल इसके नवदा टोली, महेश्वर, नागदा, कायथा, एरण एवं इनाम गांव हैं। मालवा काल के गोलाकार मकान का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर हमें गोल आकार के मकान का भी साक्ष्य मिला है। इनाम गांव से मिला साक्ष्य यह बताता है कि यहाँ के मकान गोल और अष्टकोणीय होते थे। नवदा टोली से तांबे की चपटी कुल्हाड़ियां, मृदभांड एवं अन्न के साक्ष्य मिले हैं। अन्न भोजन। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से तांबे के उपकरण, हथियार तथा 424 चांदी के पतले पत्थर प्राप्त हुए हैं और 102 हथियार मिले हैं। पत्थर मतलब चादरें। लगभग 1600 ईसा पूर्व के दौरान मालवा के लोग महाराष्ट्र की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और ताप्ती, गोदावरी, भीमा घाटियों में इनकी कई बस्तियां प्रकाश में आई हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश धुलिया जिला, जो दैमाबाद, अहमदनगर जिला और इनाम गांव, पुणे सबसे बड़ी बस्तियां थे। उस समय महाराष्ट्र में प्रकाश जो धुलिया जिले में है, दैमाबाद जो अहमदनगर जिले में है, तो
तथा इनाम गांव जो पुणे में है, ये सबसे बड़ी बस्तियां थीं। प्रकाश, गैमाबाद तथा इनाम गांव में मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति विकसित रूप में फैली। मालवा संस्कृति के बाद कौन सी संस्कृति फैली? जोरवे। मालवा संस्कृति चरण में एरड़ तथा नागदा अन्य स्थलों की तुलना में संरचनात्मक दृष्टि से जटिल है। यहाँ पत्थर के रोडों की बुर्ज युक्त मिट्टी की दीवार तथा बस्ती के चारों ओर खुदे हुए गड्ढे प्राप्त हुए हैं। हमें यहाँ सड़कें भी प्राप्त हुई हैं जो पक्की ईंटों की बनी रहती थी। देखिए, इतिहास है, और यदि मेरे अध्यापन में कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम जोरवे की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के विषय में जानते हैं, जो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक थी। हम प्रमुख ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो संस्कृतियों के विषय में जान लिया है। अब हम जोरवे की संस्कृति के विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे नामक स्थल से महाराष्ट्र में स्थायी ग्राम्य जीवन का आरंभ माना जाता है। जो जोरवे संस्कृति है वो बताती है कि शुरुआत में लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच महाराष्ट्र में ग्राम्य जीवन था, शहरी जीवन नहीं था, जिसे हम जोरवे की पाषाणकालिक संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख स्थल यहाँ के जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनाम गांव हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांस्य की वस्तुएं मिली हैं। कांसा, तांबा और टिन मिलाकर एक धातु बनाई जाती है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। जोरवे संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। यहाँ से गैंडा, हाथी, भैंसा और रथ सवार सारथी युक्त रथ का अंकन मिला है। रथ सवार यानी रथ में सारथी, सारथी चलाने वाला रथ को बैठा हुआ मिला है। इनाम गांव से अंत्योष्ठ कलश, किलामबंद बस्ती इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। मतलब अंत्येष्टि के समय एक कलश और किलाबंद बस्ती भी इनाम गांव से साक्ष्य मिले हैं। नेवासा से अंत्येष्टि कलश, समाधि तथा मोटे रेशम धागे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सभी 3 भौगोलिक इकाइयां जिनमें जोरवे संस्कृति वितरित है, उनमें एक बड़ी बस्ती या केंद्र मौजूद है। तापी घाटी में गोमोई के किनारे बसा प्रकाश, जो गोदावरी घाटी में प्रवरा के किनारे बसा दैमाबाद, और भीमा की घाटी में भीमा नदी के किनारे बसा इनाम गांव। इन बस्तियों का वर्णन ताम्रपाषाण मुखिया तंत्र के क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि यह ताम्रपाषाण काल का मुखिया तंत्र था, प्रमुख तंत्र था। और यहाँ ये जो 3 बस्तियां थी, इनमें ताम्रपाषाण काल के इतने साक्ष्य मिले हैं कि पूरे भारत के ताम्रपाषाण काल को, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के ताम्रपाषाण काल की बस्तियों के साक्ष्य को देख लिया जाए तो उसके आगे ये अधिक है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति की विशिष्ट बस्ती है। अब हम अधिवासन देखते हैं, निवास, फिर औजार देखेंगे इनके, फिर उसके बाद विनिमय, कैसे जीवन यापन करते थे ये भी हमें देखना पड़ेगा। अधिवासन यानी वो निवास कैसे करते थे, वो रहते कैसे थे, इसके विषय में हम थोड़ा सा तनिक सा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। कुछ ताम्रपाषाण कालिक बस्तियां 20 हेक्टेयर तक बड़ी हैं, तो कुछ 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी हैं। इन बस्तियों में सरदार और उनके रिश्तेदार
आयताकार मकानों में रहते थे और गोल झोपड़ियों में रहने वालों पर शासन करते थे। ताम्रपाषाण काल बस्तियों में एक तरह का व्यवसाय करने वाले लोग एक विशेष क्षेत्र में या किनारे रहते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि इनाम गांव में शिल्पियों की रिहाइश पश्चिमी छोर पर थी। रिहाइश मतलब वो पश्चिमी छोर पे रहते थे। और आगे, ताम्रपाषाण कालिक लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग घर बनाने में करते थे। अपवाद है कि गिलुंड, जहां 1500 ईसा पूर्व में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। अधिकांश घर गीली मिट्टी थोप कर बनाए गए हैं और उन पर छप्पर भी दिए जाते थे। अब इस समय के औजारों के विषय में तनिक सी बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। ताम्रपाषाण कालिक लोग पत्थर के जो ताम्रपाषाण कालिक लोग थे वो पत्थर के नवपाषाण कालिक औजारों के साथ साथ, जो नवपाषाण काल में पत्थर के औजार बने थे उनका तो प्रयोग करते ही थे, साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग भी करते थे। वे तांबे की बनी, जो तांबे की थी उनकी बनी हुई कुल्हाड़ियां, चूड़ियां तथा चादरों का प्रयोग करने लगे थे, जो अहाड़ से मिली हैं। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से सर्वाधिक तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। कटाई के लिए तकली का प्रयोग किया जाता था, जो मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ये साक्ष्य है, जो कटाई के लिए तकली का उपयोग किया जाता था वो हमें कहां से मिली है? मालवा से। विनिमय, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति के लोग मवेशी यानी जानवर पालने और कृषि का काम करते थे। पालतू पशुओं में क्या क्या पालते थे? गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। ये हिरन का शिकार करते थे। राजस्थान के ताम्रपाषाण कालिक स्थलों से ऊंट के भी साक्ष्य मिले हैं। ये घोड़े से भी परिचित नहीं थे। अभी भी ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि जो वो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो भी घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन एक सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है जिसका नाम सुरकोटदा है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो थे वो घोड़े से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। और आगे देखते हैं हम। ताम्रपाषाण कालिक लोगों के फसलों में शामिल थे। जो वो फसल क्या क्या बोते थे? गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, बेर, अलसी, कपास, रागी आदि। आज के वर्तमान जमाने से मिलती हुई बहुत सारी फसलें वो बोते थे। ये लोग शिल्प कार्य में भी दक्ष थे। कॉर्नेलियन स्टेराइट और क्वार्टज जैसे पत्थरों के मनके बनते थे। कताई बुनाई भी करते थे। यानी ये वस्त्र निर्माण में भी दक्ष हो गए थे। पहली बार वस्त्र का साक्ष्य आया है ताम्रपाषाण में। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं की अदला बदली कर, यानी वस्त्र के बदले गेहूं का विनिमय कर, ये वस्तु विनिमय से अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। सिक्कों का प्रादुर्भाव अभी नहीं हुआ, अभी सिक्कों की खोज नहीं हो पाई थी। अब हम एक बस्ती है ताम्रपाषाण कालिक इनाम गांव, जिससे हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव के विषय में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी जानकारी हासिल करते हैं। लगभग 5 हेक्टेयर का यह स्थल 1600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बसाहट में था। इसकी सबसे पहली बसावट मालवा चरण यानी 1600 से 1400 ईसा पूर्व में थी। इसके बाद
प्रारंभिक जोरवे चरण 1400 से 1000 ईसा पूर्व में थी। मतलब इनाम गांव में कई संस्कृतियां पाई गई हैं। और अंत में परवर्ती जोरवे चरण यानी जोरवे के बाद का 1000 से 700 ईसा पूर्व में भी रही। तो यहाँ पर जो संस्कृति है वो 16वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पर पल्लवित हुई। इनाम गांव में सार्वजनिक स्थापत्य भी मौजूद है, जहां दुर्ग की दीवार, पूरे स्थल के चारों ओर खाई, सिंचाई के लिए नहर। देखिए, सार्वजनिक स्थापत्य यानी जो ऐसे कलाकृतियां बनाई गई हैं, ऐसे उपकरण बनाए गए हैं, ऐसे भवन बनाए गए हैं जिनका उपयोग सभी कर सकते हैं। उनमें क्या क्या बनाया गया है? जहां पर दुर्ग की दीवारें, पूरे स्थल के चारों ओर खाई, सिंचाई के लिए नहर और विशालकाय बांध आदि देखे जा सकते हैं। यह निर्माण प्रारंभिक जोरवे चरण में हुए प्रतीत होते हैं। प्रारंभिक जोरवे चरण 1400 से 1000। इस विशालकाय ढांचे में मानव आवास का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु गड्ढानुमा अनाज भंडार और मिट्टी के गोल चबूतरों वाली एक खत्ती पाई गई है। 2 बड़े अग्निकुंड खत्ती में मिले हैं। यह प्रमुख ढांचा क्षेत्र के बीच में स्थित है और इसके ठीक बगल में इनाम गांव का सबसे बड़ा घर भी मौजूद है। यह घर 5 कमरों वाला है। इस मकान के आंगन में 4 पैरों वाला मिट्टी का एक मर्तबान भी मिला है, जिसके अंदर एक वयस्क पुरुष का कंकाल मिला हुआ है, जिसके पांव सही सलामत हैं। इस अंतिम विशेषता की तुलना में इनाम गांव के अन्य शवाधानों से की गई है, जहां शवों को पांवों के बिना दफनाया गया है। घोड़े से पूर्ववर्ती स्तर में मिले 4 पैरों वाले और मर्तबान को प्रतीकात्मक शवाधान का नमूना माना गया है, क्योंकि इसमें कोई भी मानव कंकाल नहीं है। इसमें केवल पशु की एक हड्डी थी और मर्तबान एक चूड़ीदार ढक्कन से ढका हुआ था। एक और शवाधान मिला है। मर्तबान यानी मरने के बाद व्यक्ति को जिसमें रखते थे। एक और शवाधान मिला है जिसमें मिट्टी के 2 मर्तबान एक दूसरे के अंदर मिले हैं। इन मर्तबानों के अंदर 2 वर्ष की एक बच्ची का कंकाल भी था, जिसके गले में एक सूर्यकांत मणि तो एक तांबे के मनके के काम वाली माला पड़ी थी। इसमें आरोपित अथवा वंशानुगत परिस्थिति का उदाहरण प्रस्तुत होता है। परवर्ती जो जोरवे चरण है, यानी बाद वाले जोरवी चरण में 1000 से 700 ईसा पूर्व में अधिकांश गोल झोपड़ियां मिली हैं। ठीक है। 4 कक्षों वाला एक आयताकार ढांचा बस्ती के पूर्वी सीमांत में मिला है। इस ढांचे में एक दोहरा शवाधान, एक पुरुष और एक स्त्री मिला है, जिनके पांव सही सलामत हैं। यूजीसी नेट के लिए यह कक्षा अत्यंत उपयोगी है। इतिहास का यहाँ पर समग्रता से अध्ययन कराया जाता है और यहाँ से आपका कोई भी तथ्य इस ऑडियो से छूट करके नहीं जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को, यदि आपको हमारी बताई गई पद्धति या से इतिहास समझ में आ रहा हो, केवल आपको हमारी क्लास को सुनना है और कई बार सुनना है, जिससे आपको ये चीज़ें ठीक लगें और आप इसमें पारंगतता हासिल कर सकें। हमारा उद्देश्य आपके इतिहास ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपकी परीक्षा में सफलता से है।
वह आगे आने वाले समय में यूजीसी नेट आ रहा है और भी तमाम परीक्षाएं आ रही हैं जिनमें इतिहास विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इतिहास विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और लेक्चर मेथड के जरिए आपको इतिहास विषय को सरल भी करेंगे। और ये जो ऑडियो सीरीज चल रही है इनके माध्यम से हम प्राच्य इतिहास का समग्र अध्ययन करेंगे और हम ऐतिहासिक कहानी नामक एक सेशन भी लाएंगे जिसके जरिए हम प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर जो इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं और परीक्षा में भी प्रमुख स्थान रखती हैं ऐसी घटनाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सब्सक्रिप्शन की मात्रा बढ़ाएं जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हम उपलब्ध करा सकें। अगली क्लास में हम मृदभांड संस्कृतियों के विषय में जानेंगे, जो मिट्टी के बर्तनों के हिसाब से संस्कृतियां बनी ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत, और उनके विषय में हम जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल में प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में अनूप वाजपेयी के साथ। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीधे हमारे क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, जो ऑडियो के माध्यम से आपको आपके इतिहास ज्ञान में वृद्धि की जा रही है। नमस्कार। आप सभी का आज का दिन शुभ एवं हितकर प्रयासों से भरा रहे। धन्यवाद।